हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आपको बाकी की क्लासेस कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से क्वेश्चन को शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 से, क्योंकि कल हमारे 130 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वतारोहण, जिसे हम माउंटेनियरिंग के ग्रुप लीडर को निभाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, उन प्रतिभागियों को रोकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है, सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता करना। चौथा कहता है कि प्रतिभागियों के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान ढूंढना, जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है, देखो तो जो पर्वतारोही का जो लीडर होता है उसका क्या क्या काम होता है। ऑप्शन नंबर 5 से शुरू करते हैं। कहता है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना। बिल्कुल ऑप्शन ठीक है। ठीक, या पहले से शुरू करते हैं। कहता है कि ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, यही वाला ऑप्शन गलत है। ग्रुप के आगे नहीं चलना होता है, ग्रुप के पीछे चलना होता है। कहाँ चलना होता है? पीछे चलना होता है। लीडर का काम क्या होता है? ग्रुप के पीछे चलना होता है, जिससे कि वो देख सके। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर जिसमें 1 होगा वो तो ऑप्शन होगा नहीं। देखो इसमें है, इसमें है, इसमें है, यानी कि आपको ऑप्शन बिना कुछ करे मिल गया। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया कूट वाले प्रश्नों को ढूंढने का। अगर हमें बाकी के ऑप्शन नहीं आते हैं और एक ऑप्शन आता है, कोई गलत हमें पता चल जाए, तो हम उससे क्या होते हैं, ऑप्शन को निगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कहता है उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चढ़ने योग्य नहीं है। बिल्कुल ये लीडर का काम होता है। सामान उठाने के लिए, बिल्कुल जो सामान नहीं उठा पा रहा है लीडर उसका सामान उठ भी उठाता है। प्रतिभागियों को रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान भी ढूंढना, बिल्कुल ये भी ग्रुप का लीडर का काम होता है। कहता है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, बिल्कुल ये भी लीडर का काम होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये भी कोड से रिलेटेड है और कोड थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गए हैं। कहता है कि किसी वृक्ष के बारे में उचित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कि इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्य कक्षा के कमरों की दीवारों के बराबर होती है। दूसरा कहता है कि इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई की लगभग गुनी गहराई तक नीचे जाती हैं, जब तक कि भूजल स्तर तक ना पहुँच जाए। ठीक है, तीसरा कहता है ये वृक्ष अपने तने में जल एकत्रित कर लेता है। बिल्कुल, ये वृक्ष अबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है। इस वृक्ष जिसे रेगिस्तानी ऊँट कहते हैं के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखो ये रेगिस्तानी ओंक की बात कर रहे हैं, तो रेगिस्तानी ओंक में क्या कहाँ पाया जाता है? ये देखो यहाँ पे कहता है कि ये पेड़ अबू धाबी में, ये अबू धाबी में नहीं पाया जाता। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है आपका? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 जिसमें भी होगा वो आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इस वृक्ष की ऊंचाई सामान्यतः कमरों के बराबर होती है। बिल्कुल ठीक है, इसके जड़ें नीचे तक चली जाती हैं पानी की तलाश में और ये वृक्ष अपने तले में जल एकत्रित करता है। और स्थानीय लोग क्या करते हैं? अपने साथ क्या रखते हैं? एक पाइप और चाकू रखते हैं। जब उन्हें पानी की ज़रूरत होती है तो वो पाइप से चाकू से तने में डालकर और पाइप में से पानी निकालकर पी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर 133 कहता है कि नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का नाम क्या है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला सा। कह रहा है शकरकोरा है, मोर है, बीवर है, बसंत गौरी है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा मोर। ठीक है, तो ये जो है हमारी एनसीईआरटी का एक चैप्टर है जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया के बूझो तो जाने से ली गई है। ठीक है, मोर के पंख पर सिक्का नुमा आकृति बनी होती है और वे नीला रंग सदृश प्रतीत होता है। अब आ जाओ शकरखुरा क्या होता है। शकरखुरा के बारे में क्या कहा गया है एनसीईआरटी में कि शकरखुरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इस घोंसला को बनाकर शकरखुरा बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े आदि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम
134 की ओर, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। इस मार्ग से होकर नई दिल्ली लखनऊ की दूरी लगभग 504 किलोमीटर है। यदि ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल बताना है। देखो घुमा दिया उसने, चाल तो बताना है लेकिन मीटर प्रति सेकंड में बताना है, और यूनिट काय में दी गई है, किलोमीटर में दी गई है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या क्या दे रखा है, हमें एक फार्मूला होता है चाल बराबर, पढ़ा होगा आपने, दूरी बटे समय। ठीक है, चाल निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी कितनी दे रखी है, 504। ठीक, समय कितना दे रखा है, 7 घंटे। अब ये हमारा किलोमीटर प्रति सेकंड में है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बनाना है। तो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने, किलोमीटर प्रति सेकंड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक। अब आप इसे काट लीजिए। देखो 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 18 से भी काट सकते हैं। अगर जिसी को टेबल नहीं आती है तो वो 9 से भी काट सकता है, 18 से भी डायरेक्ट कट सकता है ये। ठीक है, फिलहाल हम 9 से काट के दिखाते हैं आपको। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 5 बचे 54 होगा, 9 छंग 54। ठीक, उसके बाद 2 से काट दीजिए आप, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, यानी कि ऊपर 28 आया गुणा 5 और नीचे आया आपका 7 आया। ठीक है, 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28। ठीक, अब ऊपर 4 बचा आपका, गुणा 5 बचा, यानी कि 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 20 मीटर पर सेकंड आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं 135 की ओर। ऑप्शन देखो, क्वेश्चन नंबर कहता है 135 आपका कि मच्छरों से फैलने वाले 3 रोगों का नाम बताइए। कह रहा है डेंगू, मलेरिया, कोविड-19। देखो मलेरिया से डेंगू भी होता है, मलेरिया भी होता है। ठीक है, लेकिन कोविड-19 नहीं होता। कोविड-19 किससे होता है, ये वायरस से होता है। वायरस यानी कि विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है। ठीक है, चिकनगुनिया सही है, डेंगू सही है, लेकिन HIV ये भी आपका विषाणु से होने वाला रोग है, यानी वायरस। ठीक है, बाकी आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, कोविड-19 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये वायरस से होता है। ये वाले दोनों ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब देखो मच्छरों से फैलने वाले 3 रोग आपको मैंने बता दिए हैं कि मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया और चिकनगुनिया हो गया। अब मलेरिया जो होता है कैसे होता है, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है, जो संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ठीक है, इसकी खोज कब हुई थी, 1902 में हुई थी। ठीक है, किसकी, प्लाज्मोडियम की, और किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने की थी। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था, किसे, रोनाल्ड रॉस को। डेंगू वायरस अधिकतर एडीज मच्छरों द्वारा होता है। डेंगू किससे होता है, एडीज मच्छरों द्वारा होता है। आप लोग नोट करते रहें, मैं बोल रहा हूँ, डेंगू जो होता है एडीज मच्छरों द्वारा। ठीक है, एडीज मच्छर द्वारा संचरित होता है। इसके प्रमुख लक्षणों में जैसे ये बुखार हो गया, सिरदर्द हो गया, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते तथा मांसपेशियों और जोड़ों को दर्द शामिल होता है। अब चिकनगुनिया में आ जाओ। चिकनगुनिया भी एडीज मच्छरों द्वारा संचरित होता है। चिकनगुनिया विषाणु एक अरबो विषाणु है जिसे अल्का विषाणु परिवार का माना जाता है। ये विषाणु ठीक उसी प्रकार के लक्षण वाली बीमारी को पैदा करता है जिस प्रकार की स्थिति डेंगू में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 की ओर। क्वेश्चन नंबर 136, पर्यावरण अध्ययन को समेकित रूप से पढ़ाने के लिए किस विधि को अपनाना होगा। कहता है भाषा और विज्ञान को समेकित करना। ठीक है, यहाँ पे करना होगा वास्तविक प्रक्रिया को संकल्पनाओं के साथ एक साथ करना, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में समानता ज्ञात करना, तथ्यों एवं सिद्धांतों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में सर्वाधिक महत्व वास्तविक क्रियाओं तथा संकल्पनाओं को देना आवश्यक होता है। इससे बच्चों में क्या होता है, पर्यावरण के प्रति समझ का विकास होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की ओर। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है कि एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब छात्र एक दूसरे से पूछकर लिखते हैं, सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं, या ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी पुस्तिका में लिखते हैं, या शिक्षण के साथ समय प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो शिक्षण के दौरान छात्रों का प्रश्न पूछना इस बात को बताता है कि छात्रों में अधिगम का क्या हो रहा है, संचार हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर।
कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों और कहानी कथन का प्रयोग करना कैसा होता है। कहता है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारे कविता और कहानियाँ होती हैं वो किस प्रकार मदद करती हैं। देखो, पर्यावरण अध्ययन में कविताओं तथा कहानियों का समावेश करने से कल्पना क्षमता का विकास होता है, जो एक खोजी प्रकृति का एक भाग होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की ओर। देखो, एक अच्छा क्वेश्चन है आपका। कहता है कि निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसे CCE बोलते हैं, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन में जो निरंतर शब्द है प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करता है। देखो, जो निरंतर है इसे हम बोलते हैं अधिगम के लिए आकलन। क्या बोलते हैं? अधिगम के लिए मूल्यांकन। के लिए का मतलब होता है बेटा कि के दौरान, के दौरान यानी कि शिक्षण के दौरान निरंतर चलते रहा, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान किए जाने वाला मूल्यांकन, यानी कि शिक्षण हो रहा है उसी के दौरान मूल्यांकन किया जा रहा है। ठीक है, एक निरंतर निगरानी मूल्यांकन प्रक्रिया है। इस अधिगम के लिए मूल्यांकन भी कहते हैं, जो मैंने ऑप्शन में बता दिया है। ठीक है, जो रचनात्मक मूल्यांकन के समान होता है। इसे सीखने की कमियों को सहायतापूर्ण वातावरण से में दूर करने के लिए किया जाता है। अब ये पूछ लिया जाए कि व्यापक, तो व्यापक का मतलब होता है अधिगम के बाद मूल्यांकन, यानी कि जब शिक्षण हो जाए तो उसके बाद, यानी कि के बाद, यानी कि जब शिक्षण हो जाए तब उसके बाद मूल्यांकन करना व्यापक के लिए आ जाएगा। और निरंतर का मतलब होता है के दौरान, यानी कि जब अधिगम हो रहा है, यानी कि जब शिक्षण हो रहा है तो उसी के दौरान मूल्यांकन करना निरंतर कहलाता है। ठीक है, दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। निरंतर क्या बताया? के दौरान, यानी कि शिक्षण के दौरान मूल्यांकन हो जाना। के बाद, यानी कि शिक्षण के बाद मूल्यांकन होना व्यापक कहलाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का लास्ट, EVS के संबंध में प्रासंगिकता का अर्थ क्या है। कहता है EVS को एक सरल और जटिल तक सीखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर सीखना, उदाहरणों के माध्यम से EVS सीखना, या EVS सामग्री को वास्तविक जीवन स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। ठीक, बहुत अच्छा ऑप्शन है क्या कि EVS एक सामग्री को वास्तविक जीवन और स्थितियों और विद्यार्थियों के तत्काल वातावरण से जोड़कर सीखना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।